दिख रहा है? यस मैम, हो गया। यस मैम। ठीक है। सो पिज्जा हट, पिज्जा हट को उन्होंने शायद सू किया था। आई एम नॉट श्योर इट वाज पिज्जा हट और समथिंग, बट मेरे हिसाब से 99% वाज पिज्जा हट, क्योंकि उन्होंने हॉट लेबल नहीं लगाया कि इट इज सर्व्ड हॉट। सो देयरफॉर उनका ड्यूटी बनती थी मुझे ये आगाह करने की, दैट दिस इज सर्व्ड हॉट, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज अ पिज्जा, आई डोंट नो हाउ इट इज सर्व्ड, आई जस्ट ऑर्डर्ड इट फॉर वंस, और उनका ड्यूटी था कि उनको सर्व हॉट करना चाहिए था। सो एक्चुअली उसको कॉम्पनसेशन मिला, है ना। सो दिस इज अ ड्यूटी ऑफ केयर दैट उन्होंने ब्रीच किया ना। और क्या क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में गेस्ट आए, एंड देन आपकी जो गेस्ट आए वो आपकी जो स्टेयर्स है, सब कुछ 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 घर में होती है ना, वुडन स्टेयर्स होती है, स्पेशली आप पहाड़ वगैरह साइड जाओ तो घर ही पूरा पूरा लकड़ी का होता है। तो आपका कोई वुडन स्टेयर है वो टूटी हुई थी, तो उसमें वो लेबर जब चढ़ रही थी तो वो उनका पैर फंस गया और वो गिर गई, उन्हें चोट लग गई, उनको फ्रैक्चर्स आ गए। ठीक है, तो इस केस में भी ड्यूटी ऑफ केयर बनता है, जिनका उनके जिन जो होस्ट थे उनका ड्यूटी ऑफ केयर बनता, तो उनके घर में कोई आ रहा है तो दिस टाइप ऑफ एक्सीडेंट में हैपन, तो आपको घर को प्रॉपर बना के रखना चाहिए। ठीक है। नाउ डॉक्टर्स प्रिस्क्राइबिंग अ ड्रग टू द पर्सन इज एलर्जिक टू, अगर ब्रीच ऑफ ड्यूटी का और ये केस होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर्स ऐसी दवाई लिख दे जो जिसकी वजह से आपको कोई एलर्जी, मतलब उस दवाई में कोई ऐसा केमिकल है जिससे आप एलर्जिक हो, और डॉक्टर आपको वही दवाई लिखते हैं इंस्पाइट ऑफ नोइंग दिस, या नहीं भी नोइंग दिस तो डॉक्टर्स की ड्यूटी होती है कि वो आपसे पूछे क्यों कि आपको क्या क्या एलर्जीज है। तो अगर वो ये काम कर देता है जिससे आपको एलर्जी हो जाती है, ठीक है, तो आप उस डॉक्टर को सू कर सकते हो कि उसने ऐसा ड्रग लिखा जिसमें वही कॉम्पोनेंट था जिस कॉम्पोनेंट से आपको एलर्जी है, राइट। अना ये जो हार्म मैंने आपको बताया कॉन्सिक्वेंशियल हार्म होना चाहिए, तो व्हाट काइंड ऑफ हार्म इट इज, हार्म जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, लीगल हार्म, बॉडी को हो सकता है, रेपुटेशन का हो सकता है, प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल, किसी भी तरीके का हार्म, बट इट शुड बी अ लीगल हार्म, राइट। नाउ इसमें एक चीज और हम और पढ़ेंगे, एंड दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। तो रेस इप्सा लॉकेटर एक ही लीगल मैक्सिम है। रेस इप्सा लॉकेटर का मतलब होता है द थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है ना कि कुछ एक्सप्लेनेशन आपको किसी से चाहिए ही नहीं होती, आपके सामने चीजें आप सब समझ गए, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल दो गाड़ी है, एक गाड़ी ऐसे एक गाड़ी ऐसे, दोनों ठीक उठी हुई है और आपस में लोग लड़ रहे हैं और आप साइड से जा रहे हो। डू यू नीड समबडी टू टेल यू कि यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है, ये रॉन्ग साइड पे आ रहा था और ये गाड़ी ठुक गई, और ये दोनों ड्राइवर्स जो 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 आदमी लड़ रहे हैं दोनों दोनों गाड़ी के ड्राइवर्स हैं। तो अगर कोई आपको बताएगा नहीं तो क्या आपको समझ नहीं आएगा? आ जाएगा, ये तो बहुत कॉमन सिनेरियो। तो बिना आपको कोई एक्सप्लेन करे ये आप अपने आप समझ जाते हो, तो दिस इज कॉल्ड रेस इप्सा लोक्टर। सो ऐसे ही द थिंग इज सो एविडेंट कि वो अपने मुंह से खुद ही बयां कर रही है कि क्या हुआ है। सो इस केस में क्या होता है कि इस केस में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, यूजुअली मैं आपको बताऊं टॉर्ट के केस में कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपको हार्म हुआ है, ठीक है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द प्लेंटिफ, बट रेस इप्सा लोकेटर के केस में ये फ्लिप हो जाता है। सो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट पे शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि प्लेंटिफ को प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। वो जो ये रेस इप्सा लोकेटर यानी थिंग्स इज स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ, इट इज सो एविडेंट कि वो देखने में ही समझ आ रहा है। तो इसीलिए हम क्यों कोर्ट का टाइम वेस्ट करें, तो इसमें कम्प्लीटली प्लेंटिफ की चीजें को उसको बताने की जरूरत नहीं है, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अब सीधा बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट पे है कि आप बताओ आप कैसे जिम्मेदार नहीं हो, ठीक है। सो ऐसे ही एक एग्जांपल है कि रोड पे एक लड़का जा रहा था और ऊपर से किसी ने एक ड्रम फेंका, ऊपर कोई घर होगा उसने थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर, फिर से किसी ने ड्रम फेंका और वो रोड पे आराम से फुटपाथ पे साइड पे जा रहा है, वो आके उसके सर पे लग गया। अब ये तो बिल्कुल एविडेंट है कि बिल्कुल 120% उसी की गलती है। वो क्या बोलेगा कि मैंने देखा नहीं, मुझे पता नहीं, ठीक है। तो वो कुछ आपने देखा ना, आपको पता ना, आपकी बिल्कुल 120% गलती है। दिस इज अ वेरी सिंपल केस जिसमें पता चल रहा है ना। तो ऐसे केसेस में सिर्फ डिफेंडेंट को ही जवाब देना पड़ेगा, आप बताओ आपकी गलती कैसे नहीं बनती, है ना। एंड यूजुअली केसेस में डिफेंडेंट के पास जवाब नहीं होते क्योंकि दिस इज सो एविडेंट मिस्टेक। सो एक ये कॉन्सेप्ट है, तो बस ये आपको वो याद रखना है, व्हाट इज द मीनिंग, द थिंग्स इट स्पीक फॉर इटसेल्फ।
मैम तीनों इसेंशियल में से कोई भी एक फुलफिल हो जाए तो हो जाएगा ना वो नहीं नेग्लिजेंस? नहीं, तीनों एसेंशियल फुलफिल होना चाहिए। अच्छा। ठीक है ना। दो एक और हम दो टर्म्स और पढ़ेंगे। ये टर्म्स आ सकते हैं बट यूजुअली आते नहीं है, बट स्टिल देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी। तो एक होता है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एंड देयर इज कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस। ठीक है, बहुत वर्ड्स में कंफ्यूज बहुत सारे लोग हो जाते हैं, बट आई थिंक इतना कंफ्यूजन की बात है नहीं। सो एक बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस होता है जब दोनों की साइड से गलती हो। ठीक है, तो एक अगर दूसरे को ब्लेम करने जाएगा तो दूसरा बोलेगा इसकी भी तो गलती थी, मैं अकेले गलती पे थोड़ी था। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा रॉन्ग साइड से आ रहा है लेकिन दूसरा बंदा ओवर स्पीड कर रहा है ना। तो यहाँ पे रॉन्ग साइड में आना भी गलती है और ओवर स्पीड करना भी गलती है और उनकी गाड़ी ठुकती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जब बोथ पार्टीज आर दैट एट फॉल्ट, तो ऐसे ही नेग्लिजेंस को कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि कॉम्पनसेशन थोड़ी ना कम हो जाती है। ये इससे अगर 10 लाख मांग रहे हैं, बोल देगा 5 लाख मेरा भी है क्योंकि इसकी भी गलती है, तो वो कम हो जाता है। ठीक है, नाउ ऐसे सिमिलरली अभी इनके केस में एम्बर हर्ड की, मतलब मैं ये कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस की, बट ये होता है कि जब दोनों पार्टी फॉल्ट पे होती है ना, तो कॉम्पनसेशन कैसे कम होता है। आई थिंक एम्बर हर्ड को ही उनको 15 मिलियंस देने थे, तो और जॉनी डेप को उनको 2 मिलियंस देने थे। ठीक है, बिकॉज उनकी भी कुछ गलती निकली थी, तो वो उनका 15 की जगह उनको 13 ही दे रहे हैं, है ना। सो ऐसे कॉम्पनसेशन कम हो जाती है। तो यहाँ पे कॉम्पनसेशन लेने जाओगे तो वो कम हो जाएगी, क्योंकि अगर आप उनसे 1 लाख मांग रहे हो, कुछ भी मांग रहे हो, तो सामने वाला भी आपसे मांग मैम सकते हो। हाँ, मैम इस केस में किसको ज्यादा रेस्पॉन्सिबल मानेंगे? ये कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में वो जैसे तो वो ओवर स्पीडिंग हाँ वाला है और वो हाँ, रॉन्ग साइड वाला, तो कौन सा ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है? वो तो केस टू केस डिपेंड करेगा, वो कोर्ट डिसाइड करेगी, है ना। वो उनके लॉयर्स कितना अच्छे से प्रोजेक्ट कर सके वो डिपेंड करेंगे, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, फिर उसमें तो बहुत सारे फैक्टर्स ले लेते हैं, गाड़ी कौन सी थी। सपोज एक वैगनार है, एक बीएमडब्ल्यू है, और कौन चला रहा था, अंदर कितने लोग थे, कितने इम्पोर्टेंट लोग थे, वो तो बहुत सारी चीजें हो जाती है, वो फिर लॉयर्स का काम है। नाउ नेक्स्ट इज कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस। सो कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस में क्या होते हैं, गलती अगेन दोनों की है, बट दोनों की गलती की वजह से प्रॉब्लम किसी तीसरे को हो गई। दैट इज कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस। फॉर एग्जाम्पल, एक रॉन्ग साइड से आ रहा है, दूसरा ओवरटेक कर रहा है, तो एक साइकिल को, तो जब उसने उस साइकिल को ओवरटेक किया, वो पहले डर गया कि यहाँ से कोई ओवरटेक करके गया और सामने से कोई रॉन्ग साइड पे आ रहा है, तो वो ऐसे सिचुएशन में फंस गया इन दो गाड़ी की वजह से, एक ओवरटेकिंग की वजह से और एक रॉन्ग साइड आने की वजह से, कि वो रॉन्ग साइड वाले से जाके ठुक गया। तो इसमें गलती रॉन्ग साइड वाले की भी है और ओवरटेक करने के वाले की भी है, लेकिन इनकी वजह से नुकसान ना तो इसको हुआ ज्यादा, ना ओवरटेक वाला तो निकल गया, नुकसान हो गया थर्ड पार्टी को। सो इस टाइप के केस को बोलते हैं कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस, की फॉल्ट ऑफ टू पार्टीज लीड टू हार्म टू द थर्ड पार्टी। ठीक है, नाउ देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड नर्वस शॉक और नेग्लिजेंस इज डन। अब नर्वस शॉक पे आता है। नर्वस शॉक क्या होता है, बेसिकली नर्वस शॉक सुनने में एक मेंटल शॉक जो होता है, मेंटल शॉक, ठीक है, और एक इमोशनल शॉक जिसे बोलते हैं, उसमें और नर्वस शॉक में डिफरेंस है। ठीक है, इट मे साउंड लाइक अ मेंटल इंजरी, अ मेंटल शॉक। अच्छा, मेंटल शॉक का कॉम्पनसेशन क्यों नहीं मिलता? मेंटल शॉक के पीछे ना एक बहुत अच्छा रीजन है कि उसका कॉम्पनसेशन नहीं मिलता। इट इज बिकॉज सबका जो इमोशनल लेवल है वो ना डिफाइन नहीं किया जा सकता। हो सकता है किसी को आप यू नो उसका उसका घर भी उजड़ जाए, उसकी प्रॉपर्टी भी चोरी हो जाए, उसकी गाड़ी भी चोरी हो जाए, उसको उससे भी फर्क ना पड़े। और हो सकता है किसी का पेन भी चोरी हो जाए, वो उस पेन से बहुत अटैच था बिकॉज समबडी गिफ्टेड, और वो उसमें भी वो डिप्रेस हो जाए। ठीक है, तो एक इमोशनल लेवल जो होता है वो किसी का ना आप काउंट मेजर नहीं कर सकते, तो इसीलिए ना मेंटल शॉक का कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है, बट नर्वस शॉक का मिलता है। सो नर्वस शॉक कहीं ना कहीं मेंटल शॉक से ही अराइज होता है, पर ये उसका और थोड़ा डेडली फॉर्म है। तो जब आपको एक इस तरीके का शॉक लगा, शॉक मतलब वो बिजली वाला नहीं, बट देन एक ऐसे इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से आप इतना सहम गए कि दैट लेड टू अ फिजिकल इंजरी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की फिजिकल स्ट्रक्चर में सच में प्रॉब्लम, जैसे फॉर एग्जांपल नर्व्स, नर्व्स के अंदर या ब्रेन स्ट्रक्चर आपको एकदम से फिट्स आ गए, या एकदम से आप बेहोश होके गिर गए बिकॉज
आपके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, सो यू नो इतना बड़े एक्सट्रीम लेवल का अगर नर्वस शॉक हो जाए, ठीक है, सो उस केस में आपको कॉम्पनसेशन मिल सकता है, दिस इज अ टॉट। बट मेंटल हार्म इज नॉट अ टॉट, क्यों? बिकॉज मेंटल हार्म का कोई स्केल नहीं है मेजर करने का। फिजिकल इंजरी है, नर्वस शॉक है, ये तो आप फिर भी आप ब्रेन स्ट्रक्चर से आप उसको देख सकते हो एमआरआई करा के कि ओके समथिंग हैज हैपेंड, मे बी पर्सन कॉमा में चला गया, कुछ हो गया, ठीक है। बट मेंटल हार्म का कोई इस तरीके का सबका लेवल अलग है इसमें, ठीक है। नाउ व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स? अगेन एसेंशियल एलिमेंट्स में यूजुअली आप देखोगे सबके सेम ही है, एक ड्यूटी होता है, एक ब्रीच ऑफ ड्यूटी होता है, एंड देन तीसरा होता है कि हाँ, ठीक है। सो मोर और लेस सबके एसेंशियल सेम ही होंगे, बिकॉज थॉट का एसेंशियल यही होता है ना। तो इसके भी एसेंशियल यही है कि सबसे पहले ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स अ प्लेंटिव, आपका ड्यूटी ऑफ केयर बनता है प्लेंटिव के टुवर्ड्स। इसके एग्जांपल हम देखेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद आपने वो ड्यूटी ऑफ कोर्स ब्रीच करी, तब तक भी प्रॉब्लम नहीं है कि जब तक यू नो आपने ड्यूटी बन रही है, ठीक है, ब्रीच कर दी, अब भी प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम तब अराइज होता है कि प्लेंटिव मस्ट बी इन द पोटेंशियल डिग्री ऑफ द डेंजरस हार्मफुल जोन क्रिएटेड बाय द डिफेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल, जब आप वो ड्यूटी ब्रेक कर रहे हो, वो नर्वस शॉक लग रहा है, नर्वस शॉक आपको तब लग रहा है जब आप अगर आपको नर्वस शॉक हुआ, बट इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप जो हैपनिंग हुई जिसको देख के आपको नर्वस शॉक हुआ, यू शुड बी प्रेजेंट देयर। अच्छा, यहाँ पे कुछ हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत लोगों को जब मुंबई का अटैक हुआ था या फिर ट्विन टावर अटैक हुआ था, तो वहाँ के जो जो दूर दूर लोग वहाँ पे न्यूज में भी वीडियोस देख रहे थे, वो भी कई लोग नर्वस शॉक में आए थे। पर वो हर कोई कॉम्पनसेशन लेने नहीं जा सकता था, यू नो होता ना, सबको अफेक्ट होता है, सब रो रहे थे मुंबई के अटैक्स में भी। आई थिंक आई रिमेम्बर हम भी छोटे छोटे बच्चे थे, हम भी देख के रो रहे थे कि ये क्या है। सो बट फॉर यू टू सीक अ कॉम्पनसेशन, यू शुड बी इन दैट डिग्री ऑफ द डेंजरस जोन। वो जो जोन था डेंजरस जोन है, तुम्हें उसके आसपास ही होना चाहिए। दैट इज ऑल्सो एन एसेंशियल एलिमेंट, ठीक है। नाउ अभी ये क्लियर होगा थोड़े एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल है कि एक पर्सन है ए, ठीक है, वो अपनी गाड़ी बैक कर रहा था। अब वो गाड़ी बैक करते हुए वो बहुत स्पीड से बैक कर रहा था, और पीछे एक साइकिल पे बच्चा था, तो वो उसने जाके उस बच्चे को साइकिल को हिट कर दिया। तो बच्चे की चीख निकली, बहुत तेज चिल्लाया वो, ठीक है। और वो बहुत तेज चिल्लाया, साइड में उसकी बालकनी में उसकी मदर खड़ी थी। तो उसकी मम्मी ने उसकी चीख सुनी, और जैसे इधर देखा उसके बच्चे के साथ, तो उसे अपना बच्चा तो नहीं दिखा, लेकिन उसे दिखा कि वो साइकिल कंप्लीटली क्रश्ड है। जब उसको दिखा कि जब वो साइकिल कंप्लीटली क्रश्ड है, ठीक है, उसको लगा कि उसका बच्चा जो है वो मर गया या उसे कुछ हो गया, ठीक है। नाउ शी वेंट इनटू अ नर्वस शॉक। तो ये क्या नर्वस शॉक की कैटेगरी में आता है? आप एसेंशियल देखो, ड्यूटी ऑफ केयर थी, ऑफ कोर्स एक का ड्यूटी था, उसको गाड़ी देख के बैक करनी चाहिए थी, ठीक है। एंड सेकंड ब्रीच ऑफ ड्यूटी, उसने देख के बैक नहीं करी, उसने हिट कर दिया, ब्रीच हो गया। एंड थर्ड, जो उसकी मॉम थी, वो जिनको नर्वस शॉक हुआ है, क्योंकि उसकी मदर ही कॉम्पनसेशन लेने जाएगी, शी वॉज इन द पोटेंशियल जोन, वो उस हार्मफुल जोन में थी। शी सॉ द इंसिडेंट, ऐसा नहीं है कि वो उस हार्मफुल जोन में नहीं थी, शी वॉज इन दैट जोन, ठीक है। एंड वो सिर्फ एक फिजिकल जोन क्या, एक मेंटल जोन भी हो सकता है। तो वो उस जोन में थी, उन्होंने देखा, एंड शी वेंट इनटू नर्वस शॉक, और वो उस ए बंदे से नर्वस शॉक का कॉम्पनसेशन लेने जा सकती है हमारे पास, ठीक है ना। एक मैम और, हाँ, मैम थर्ड पर्सन सू कर सकता है किसी को? नहीं, तो यहाँ तो वो थर्ड पर्सन हुई ना मैम, तो कौन कौन थर्ड पर्सन? उसकी मदर। अच्छा, थर्ड पर्सन उसको वैसे हाँ वो कर सकता है। सो थर्ड पर्सन, दैट पर्सन शुड बी इन द पोटेंशियल जोन। तो उसकी मदर थर्ड पर्सन नहीं, तो उसकी मदर एक्चुअली यहाँ पे थर्ड पर्सन नहीं है, तो उसकी मदर एक्चुअली फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि उसकी मदर को नर्वस शॉक हो रहा है, समझ रहे हो? तो उसकी मदर को नर्वस शॉक हो रहा है, तो वही सू करने जाएगी। शी इज द फर्स्ट पर्सन हियर। जिसको चोट लगी उसका कॉम्पनसेशन तो अलग मिलेगा नेग्लिजेंस का, मैम लेकिन मतलब हम थर्ड सिर्फ नर्वस पर्सन सू कर सकता है ना? कौन? थर्ड पर्सन सू कर सकता है ना अगर नेग्लिजेंस हो रहा है तो, उससे रिलेटेड है तो। देखो, उससे रिलेटेड नहीं, वो थर्ड पर्सन नहीं है। जब जिसको नर्वस शॉक होता है ना, वो उस टाइम पे थर्ड पर्सन नहीं है। जिसको नर्वस शॉक हो रहा है उस टाइम पे वो फर्स्ट पर्सन ही है फॉर नर्वस शॉक, मैम ठीक है। नर्वस थर्ड शॉक का पर्सन, केस अगर ना हुआ फिर भी थर्ड पर्सन सू कर सकता है किसी को? अगर नर्वस शॉक उसको नहीं लगा है, फिर वो सू नहीं कर सकता। फिर वो अगर नेग्लिजेंस, अगर ये सपोज उसने इसको हिट करा, तो बी को ही या बी के मम्मी पापा को ही जाके नेग्लिजेंस के लिए उसको सू करना मैम पड़ेगा। इनकेस ये मानिए उसकी डेथ हो गई, हम्म,
तो वो थर्ड पर्सन ही सू करेगा ना, वो तो उसको। वो तो पुलिस को वो कॉल करेगा, ठीक है, उसकी डेथ होगी वो तो पुलिस को कॉल कर देगा। वो फिर पुलिस आके अपने आप वो तो उसका काम बस होता है कि पुलिस को इन्फॉर्म कर देना। फिर बाद में वो सू करने वाला केस वो फिर भी उसके घर वाले ही करेंगे, वो उसके घर वालों को ढूंढेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, फिर वो सू करने वाला काम वही करेंगे। अगर आपने कोई रोड पे एक्सीडेंट देखा, अब बस आप मैक्सिमम आप यही कर सकते हो कि आप फोन कर सकते हो पुलिस को बुलाने का, आप सू नहीं कर सकते। अब वो डेड बॉडी है, वो किसकी है, वो सब पुलिस पता लगाएगी, फिर उसके घर वाले जब जब तो वो पहुंच जाएगी उसके बाद वो सू कर सकते हैं, आप तो तब मैम सू नहीं कर इस केस सकते। में तो मतलब इसेंशियली घर वाले भी तो थर्ड पर्सन ही हुए ना। किस केस में? तो इस केस में नर्वस शॉक की बात हो रही है कि नर्वस शॉक जिसको लगा वो सू करेगा कि नहीं करेगा। अब नर्वस शॉक उसकी मम्मी को है लेकिन सू कोई और करना चाहे कि इसकी मदर को वो हो गया। जब उसकी मदर ठीक हो जाएंगी तब वो उसकी मदर नर्वस शॉक, अच्छा आप ये कह रहे हो कि कोई नर्वस शॉक से ही डेथ किसी की डेथ हो जाए? इसमें नर्वस शॉक के केस में भी या फिर अनदर केस में भी ऐसे, मान आप लीजिए कोई रोड एक्सीडेंट पे में चल डेथ रहा है कह रहे हो और कि नर्वस शॉक से? नर्वस शॉक किसी को इतना हो जाए कि वो उसकी डेथ हो जाए, पर ये कह रहे हो? नहीं मैम, नर्वस शॉक का केस ना हो वहाँ कोई और, मतलब मान लीजिए विकैरियस लायबिलिटी वाली ही केस हो या फिर, हम्म, और हम वहाँ नेग्लिजेंस में भी देखते हैं तो किसी हम्म, ने मतलब किसी को हार्म कर दिया, हम्म। उससे उसकी लीगल इंजरी हुई तो वो नहीं पहुंच पाया, उसकी जगह कोई थर्ड पर्सन जाके नहीं सू कर सकता है कि नहीं उसे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। इसी चक्कर में तो आधे से ज्यादा केसेस दब जाते हैं, बहुत पोटेंशियल केसेस। मैम एक जगह मैंने ये देखा था इसलिए मैं पूछ रहा हूँ दोबारा, अगर ना हो तो जैसे मैं आप आपको एग्जांपल सेंड बताओ करूंगा। मुझे। मैं वो केस सेंड करूंगा, अभी रिसेंट याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन मैंने हम्म, कहीं देखा था तो मैं आपको ठीक है, सेंड तो करूंगा। वो टॉट में नहीं होगा, वो हो सकता है कि वो नहीं क्रिमिनल मैम, टॉट में टॉट, ही था वो, टॉट में ही था नेग्लिजेंस में। इसलिए। यस मैम। ठीक है, आप मुझे भेजना, ठीक है। ओके। हाँ, बट देन अब जिसकी ड्यूटी होती है वही करता है। इवन यहाँ पे भी नर्वस शॉक में, जो नर्वस शॉक में अगर डेथ हो गई किसी की सपोज, ठीक है, कि एक बंदा खुद ही नर्वस शॉक में इतना चला गया कि उसी की डेथ हो गई, तो उसके पीछे देन उसका कोई पर्सन घर वाला वो ले सकता है, कॉम्पनसेशन ले सकता है कि मेरी दिस ब्लड बेटी। अब इसी केस में उसकी मदर की डेथ हो जाती है जो एक केस में है भी, ठीक है, तो उसमें उस केस में अगर उसकी मदर की डेथ हो जाती है तो उसका कॉम्पनसेशन उसका हस्बैंड ले सकता है, ठीक है। ऐसी एक और केसेस में ए है, ए एक फिशर वुमन है, तो वो अपना मछलियां निकाल रही थी एंड देन उसको कहीं दूर से आवाज आई एक एक्सीडेंट की। उन्होंने एक्सीडेंट में वो बहुत तेज आवाज आती है ना, एंड देन वो एक्सीडेंट की उन्होंने आवाज सुनी, और फिर बाद में जब वो घर जा रही थी, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ है अभी, आवाज उन्होंने अभी सुनी है, लेकिन जब वो शाम में वापस घर जा रही थी तो उन्होंने वो एक्चुअली ब्लड वगैरह सब देख लिया बहुत ज्यादा, ठीक है, एंड शी वाज प्रेग्नेंट। अब उन्होंने वो ब्लड वगैरह देख के, वो प्रेग्नेंट थी, वो इतना ज्यादा उनको नर्वस शॉक लग गया देख के कि उनका स्टिल बेबी बॉर्न हुआ। स्टिल बेबी मतलब डेड बेबी बॉर्न हुआ। तो उनका एक स्टिल बेबी बॉर्न हुआ। तो इस केस में नर्वस शॉक का कॉम्पनसेशन मिलेगा कि नहीं? तो इस केस में नर्वस शॉक का कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो उस पोटेंशियल जोन में तो थी, लेकिन वो टेक्निकली उन्होंने वो एक्सीडेंट देखा नहीं था, ठीक है। ऑल्सो उन्होंने वो एक्सीडेंट नहीं देखा था, तो क्या बोलते हैं वो, अब जिस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ तो उस टाइम पे वहां पे प्रेसिडेंट थी वो, और 4-5 घंटे बाद थी, तो वो उस जोन में वही होना जरूरी है उस एक्सीडेंट के इलाके में। क्योंकि अगर वो वहां पे गई तो ऐसे तो 100,000 आदमी गुजरेंगे उस रोड से, ठीक है, जो वो खून देखेंगे, तो हर कोई कॉम्पनसेशन मांगने लग जाएगा, समझ रहे हो? सो इस केस में बिकॉज शी वाज नॉट देयर इन द हार्मफुल जोन, जब जिस टाइम पे वो एक्सीडेंट हुआ था, उन्होंने बस आवाज सुनी थी, उन्होंने कुछ देखा नहीं, उन्होंने बाद में खून देख के वो उसको स्टिल बेबी बॉर्न हुआ, तो वो नर्वस शॉक एक्चुअली हुआ उनको, अगर आप लेमैन टर्म्स में देखो, बट टेक्निकली इन एसेंशियल एलिमेंट्स को ऐड करते हुए नहीं लगेगा। देन ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि फिर हर तरीके से वो एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे 100,000 आदमी देखेंगे, उनसे और लोगों को हो सकता है, तो वो किस किस को कॉम्पनसेशन दे, है ना? देन ए, ऐसे ही ए है एक प्रैक्टिकल जोकर्स, आपने देखे हैं प्रैक्टिकल जोकर्स जो प्रैंक करते रहते हैं, टीवी वगैरह पे आते हैं, लाइक इंग्लिश चैनल्स पे बहुत आते हैं, अब तो इंडिया में भी बहुत शुरू हो गए, जो कि जोक करते हैं देन चैनल पे डालते रहते हैं प्रैंक वीडियोस। तो ऐसी एक पर्सन था जो प्रैंक वीडियोस बनाता था, उसने बी को बोला, ठीक है, एक पर्सन को बोला, एक लेडी को बोला कि आपके हस्बैंड की डेथ हो गई, मजाक में, उसका रिएक्शन नोट करने के लिए। एंड देन बी नर्वस शॉक में चली गई,
बहुत, क्योंकि वो ऑब्वियसली बात है ना, उनके हस्बैंड हर लाइफ पार्टनर, उनकी डेथ हो गई, ये सुन के वो सच में नर्वस शॉक में चली गई। तो यहाँ पे वो ड्यूटी ऑफ केयर भी थी कि उनको इस तरीके का कोई मजाक नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये तो नॉर्मल प्रूडेंट पर्सन समझ सकता है कि किसी को भी हार्म होगा, ठीक है। और ब्रीच ऑफ ड्यूटी उन्होंने करी, उन्होंने गलत तरीके से वो बात बताई, झूठ बात बताई, एंड इसकी वजह से प्लेंटिफ को हार्म हुआ। प्लेंटिफ उस पोटेंशियल जोन में था, क्योंकि उन्हीं को डायरेक्टली वो बात करी। शी वाज देयर इन द डेंजरस जोन दैट वाज क्रिएटेड बाय द डिफेंडेंट, राइट। सो हियर द प्रैक्टिकल जोकर दैट विल बी लायबल, ठीक है। ऐसे ही एक 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 ड्राइवर है, एक ड्राइवर था, तो उसने एक लॉरी छोड़ दी थी। वो एक लॉरी होती है ना जो अपने आप ही, अगर आप रखो तो गिरती रहती है, अगर आप उसमें लॉक ना लगाओ। सो जैसे ट्रॉली टाइप का आप कह सकते हो, तो ट्रॉली का बैक साइड का, तो जैसे ट्रैक्टर में पीछे लगा होता है। सो वो उन्होंने एक खड़ी कर दी और भी अपने बेटे को बस स्टॉप पे छोड़ के ऊपर जा रही थी। वो ढलान वाला रास्ता था, ठीक है, ऐसे पहाड़ वाला रास्ता है। तो वो लॉरी है वहां पे अपने बच्चे को, इधर लॉरी है यहाँ पे अपने बच्चे को छोड़ के आई है, एंड देन शी इज गोइंग बैक, राइट। तो उनको फिर आगे जाके पता चला कि, थोड़ी देर बाद पता चला कि यहाँ पे एक बच्चे के, जहाँ पे वो अपने उसको छोड़ के आई है अपने बेटे को बस स्टॉप पे, कि वहां पे किसी उस लॉरी ने, वो लॉरी जो थी वो अनअटेंडेड थी और वो फिसल के गिर गई, किसी बच्चे की डेथ हो गई। उन्होंने देखा नहीं बच्चा, लेकिन ये बात बस सुन के कि वहां पे लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उनकी डेथ हो गई। तो वो वहां पे पोटेंशियल जोन में माने जाएंगे, बिकॉज वो वहां पे पोटेंशियल जोन में मानी जाएगी, बिकॉज वो वहीं पे उसी एरिया में थी, वो उन्हीं का बच्चा था जिसको वो छोड़ के आई थी, ठीक है। सो शी वाज नॉट अवे। और वो इंसिडेंट ऐसा नहीं है बाद में हुआ था, ऐसा इंसिडेंट नहीं है कि उन्होंने, मतलब बिल्कुल वो अपने बच्चे को छोड़ के ही आ रही है, तो उनको ये माना जाएगा कि ये पोटेंशियल जोन क्रिएट करा था और वो उनका खुद का बच्चा था, ठीक है, जहाँ जिसको वो वहां पर छोड़ के आई थी। तो अगर, और इसका ड्यूटी भी था कि उसको अपनी लॉरी जो है उसको ध्यान रखना चाहिए, उसको लॉक करके खड़ी करनी चाहिए थी। तो ये तीनों केसेस यहाँ पे फुलफिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे इनको नर्वस शॉक का कॉम्पनसेशन मिल जाएगा, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट नर्वस शॉक एंड नेग्लिजेंस, ठीक है। विल रिवाइज वन मोर टाइम नेग्लिजेंस और नर्वस शॉक। ओके, so negligence, it aroused from the term negligentia which means disregard, ठीक है, यानी अपनी आप जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हो, और उसको बोलते हैं नेग्लिजेंशिया। अच्छा, ये तीन चीजों से आता है, नॉन फीसेस, मिस फीसेस, मैल फीसेस। नॉन फीसेस मतलब ड्यूटी ना निभाना, मिस फीसेस मतलब कि सही काम में गड़बड़ कर दिया, ठीक है, एंड मैल फीसेस काम ही गलत किया, ठीक है, जैसे ट्रेसपास, इलीगल एक्ट किया, ठीक है। एसेंशियल्स, सबके एसेंशियल्स लगभग सेम है। ड्यूटी ऑफ केयर होना चाहिए, फिर उस ड्यूटी ऑफ केयर है, ठीक है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आपने वो ड्यूटी ब्रेक भी कर दी, फॉर एग्जाम्पल ओवर स्पीडिंग, ठीक है, ओवर स्पीडिंग, पहले आप ठीक, आपकी ड्यूटी बनती है नॉर्मल आसपास के लोगों को हार्म ना पहुंचाए, दैट इज ड्यूटी ऑफ केयर ना। अगर आपने वो ड्यूटी ऑफ केयर ब्रीच करा, आपने ओवर स्पीड करा, सो ओवर स्पीड करने के बाद दैट इज ऑल्सो ब्रीच ऑफ ड्यूटी, एंड तब तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद प्रॉब्लम तब आएगी जब तीसरा भी एसेंशियल कंप्लीट हो जाएगा कि कॉन्सिक्वेंशियल हार्म हो गया प्लेंटिफ्स को, ठीक है। जब उनको हार्म हो गया तब जाके ये नेग्लिजेंस का कंप्लीट केस बन सकता है। तो हार्म इज द लीगल हार्म टू बॉडी, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल। नाउ देयर इज टर्म रेस इप्सा लोकेटर। सो नॉर्मल टर्म्स में प्लेंटिफ के ऊपर होता है बर्डन ऑफ प्रूफ, बट रेस इप्सा लोकेटर में शिफ्ट हो जाता है डिफेंडेंट पे, ठीक है, क्योंकि वो उसको ये माना जाता है कि प्लेंटिफ को प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, ठीक है। सो आप डिफेंडेंट, आप बताओ आपकी गलती कैसे नहीं है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस इप्सा लोकेटर। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या था? दोनों पार्टीज गलती से की गलती है, ठीक है, इधर ओवर स्पीड करे, ये रॉन्ग साइड ला रहे, दोनों पार्टी की जब गलती है तो उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, और आपस में ये भिड़ गए हैं, ठीक है, तो इनका कॉम्पनसेशन कम हो जाएगा। कॉम्पोजिट में क्या होता है? दो पार्टी की गलती की वजह से किसी की थर्ड पार्टी को नुकसान हो गया। एंड नर्वस शॉक का मतलब होता है फिजिकल इंजरी टू नर्व्स और ब्रेन स्ट्रक्चर, इसी सिचुएशन की वजह से। और दैट पर्सन जिसको ब्रेन नर्वस शॉक हो रहा है या वो कॉम्पनसेशन सीख कर रहा है, he or she should be in the potential harmful zone, ठीक है, तो उस जोन के अंदर वो होना चाहिए, राइट। देन अगेन ड्यूटी ऑफ केयर और ब्रीच ऑफ ड्यूटी तो हर किसी की इन्वॉल्व है,
ठीक है, so these are the two concepts that we covered today. उसके बाद कल और परसों आई थिंक 2 क्लास और लगेगी, फिर विल बी गुड टू गो। मैम कल संडे है, आप क्लास लेंगी? आई थिंक आई वुड बी टेकिंग अ क्लास टुमारो। आज मुझे 2 क्लास लेनी थी, बट देन आज ऑलरेडी आपका कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास था, सो इज इट ओके फॉर यू इफ वी टेक अ क्लास टुमारो? Yes, no issue. थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है, ऑलराइट Yeah, गाइस, thank you. थैंक यू। प्लीज लीव योर डाउट्स ऑन द Ma'am, Telegram message. but you haven't seen that. I've already messaged you. कार्तिक है या आई क्लास तो शायद नहीं है आज, क्या नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास। अच्छा, यस मैम, आज पॉलिटी की क्लास नहीं है। oh I was not aware. My ठीक है, concern चलो is अब तो that 8 बज के, will do it tomorrow. I haven't seen कार्तिक, I'm sorry. I'll see. मैम प्लीज शेयर द नोट्स। नोट्स जो 3rd क्लास के शेयर हो गए थे, 3rd क्लास वाले, बस मैं मार तो ये मैम- उसी में ये हमारे हम कल डाउट्स में बहुत ज्यादा रह गए, तो ये कंप्लीट ही पता, उसी में नीचे 3rd क्लास वाले नोट्स का ही पार्ट है ये। ओके मैम, थैंक यू मैम। Alright guys, thank you. I hope you have a great night. ठीक है, I am not in the Telegram group. Telegram group की लिंक डाल दो मयूरेश जी या कोई भी एक बार मैसेज बॉक्स में। नहीं तो आप किसी भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में होगे, तो वहां पे आप किसी एडमिन से पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। मैम वो विकेरियस लायबिलिटी में एक डाउट था, हम्म, जैसे कि मैम वो ऑथराइज ड्यूटी भी रॉन्गफुली करता है, ऑथराइज एक कोई रॉन्गफुली करता है तो उसमें मतलब कि उसका मास्टर भी लायबल होगा?